आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर के सीधे कॉर्पोरेट फाइनेंस और व्यापारिक संरचनाओं की इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में शेयर बाजार, कंपनियों के करोड़ों के मुनाफे और उनके विशाल फंड्स की चर्चा आम है। लेकिन कागजों पर एक कंपनी असल में जन्म कैसे लेती है, उसके खाते कैसे काम करते हैं, आज इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान और व्यवस्थित तरीके से डिकोड किया जाएगा। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और शुरुआत इस सबसे बड़े सवाल से करते हैं। एक आम इंसान अगर कोई व्यापार शुरू करे और भारी नुकसान हो जाए तो घर, गाड़ी सब बिकने की नौबत आ सकती है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार से हजारों करोड़ों रुपए जुटा लेती हैं और फिर भी उनके मालिकों या निवेशकों को सड़क पर आने का कोई डर नहीं होता। आखिर ये कमाल होता कैसे है? व्यापार में व्यक्तिगत वित्तीय बर्बादी का जोखिम लिए बिना इतनी बड़ी पूंजी कैसे खड़ी की जाती है? इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम एक बहुत ही तार्किक रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। फिर अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल और अंशों के प्रकारों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि असल दुनिया में इन अंशों का निर्गमन यानी इशू कैसे होता है। एक कंपनी के कानूनी जन्म से लेकर उसके पहले शेयर जारी होने तक का पूरा सफर। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। कानून की नज़र में एक कंपनी वास्तव में है क्या? कोई भी कंपनी एक जीता जागता इंसान नहीं है, बल्कि कानून द्वारा बनाया हुआ एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका अपना एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है, यानी कंपनी अलग है और उसे बनाने वाले मालिक बिल्कुल अलग। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, सीमित दायित्व या लिमिटेड लायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कंपनी डूबती है तो निवेशकों का सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा जितना उन्होंने शेयरों में लगाया है। उनकी निजी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहती है। यही वो जादुई तंत्र है जो आम लोगों के लिए शेयर बाजार को सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा कंपनी हमेशा चलती रहती है, जिसे स्थायी उत्तराधिकार कहते हैं, और इसके आधिकारिक हस्ताक्षर के रूप में इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। अब जब ये स्पष्ट है कि कंपनी क्या है, तो इस जीवन चक्र के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। कंपनियों के प्रकार। अलग अलग व्यापारिक जरूरतें अलग अलग संरचनाओं की मांग करती हैं। सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी में सदस्यों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती और ये सीधे जनता से पैसा मांग सकती है। वहीं निजी या प्राइवेट कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य ही हो सकते हैं और ये खुलेआम जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प है वन पर्सन कंपनी या ओपीसी। इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता है। हालांकि इस पर बहुत सख्त वित्तीय सीमाएं हैं। इसकी चुकता पूंजी 50 लाख रुपए और सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। अब प्रवेश करते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम वित्तीय हिस्से में, अंश पूंजी या शेयर कैपिटल। इसे एक बड़े से पिज्जा के उदाहरण से समझते हैं। जब कंपनी को करोड़ों की पूंजी चाहिए तो वो पूरा पिज्जा किसी एक इंसान से नहीं मांग सकती। इसलिए वो उस पिज्जा को छोटे छोटे आसानी से खरीदे जा सकने वाले टुकड़ों में बांट देती है। इन्हीं टुकड़ों को अंश या शेयर कहा जाता है। इस पूंजी को एक वाटरफॉल यानी झरने की तरह ऊपर से नीचे आते हुए प्रवाह के रूप में समझना सबसे आसान है। इस झरने का सबसे ऊपरी स्तर है अधिकृत पूंजी या ऑथराइज्ड कैपिटल। ये उस वित्तीय पिज्जा का सबसे बड़ा संभव आकार है। कानूनी तौर पर कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा के शेयर जारी नहीं कर सकती। अब झरने में एक कदम नीचे आते हैं। जाहिर है कोई भी कंपनी पूरा पिज्जा एक ही बार में नहीं परोसती। निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल वो हिस्सा है जो कंपनी अभी वर्तमान में जनता को खरीदने के लिए ऑफर कर रही है। प्रवाह थोड़ा और नीचे आता है। कंपनी ने अपना हिस्सा बाजार में रख तो दिया, लेकिन क्या जनता वो पूरा हिस्सा लेना चाहती है? अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो सटीक हिस्सा है जिसके लिए जनता वास्तव में दिलचस्पी दिखाती है और शेयर खरीदने के लिए आवेदन करती है। अब आते हैं इस झरने की आखिरी बूंदों पर। कंपनी ने निवेशकों को बिल भेजा कि अपने शेयरों का पैसा चुकाएं। इसे मांगी गई पूंजी या कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। लेकिन हर कोई तुरंत पूरा पैसा नहीं देता। जो वास्तविक नकद कंपनी के बैंक खाते में आता है, सिर्फ वही प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल कहलाता है। और जो पैसा नहीं मिल पाता वो अकाउंटिंग की भाषा में कॉल्स इन एरियर्स बन जाता है। इसी बीच एक बेहद खास सुरक्षा जाल भी होता है जिसे आरक्षित पूंजी कहते हैं। ये नामांगी गई पूंजी का वो हिस्सा है जिसे एक तिजोरी में बंद कर दिया जाता है और ये तिजोरी सिर्फ तभी खुलेगी जब कंपनी बंद होने के कगार पर हो।
यह सुनिश्चित करता है कि अगर व्यवसाय फेल हो जाए तो लेनदारों का पैसा चुकाने के लिए कुछ बैकअप जरूर हो। इस पूरे पूंजीगत प्रवाह को अगर एक साथ देखा जाए तो सब कुछ कितनी तार्किक तरह से जुड़ा हुआ है। ऑथराइज्ड कैपिटल से शुरुआत होती है, उसमें से इशूड कैपिटल निकलती है, फिर जनता सब्सक्राइब करती है, कंपनी पैसे मांगती है और अंत में जो मिलता है वो पेड अप कैपिटल बन जाता है। यही पूरी बैलेंस शीट का मुख्य आधार है। पूंजी के इस प्रवाह के बाद अब बात करते हैं उन निवेश के साधनों की, यानी कंपनी जो पिज्जा के टुकड़े जनता को दे रही है, उनके प्रकार क्या हैं। मुख्य रूप से दो तरह के शेयर बाजार में आते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। इसे ऐसे देखा जा सकता है, पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर सुरक्षा और प्राथमिकता देते हैं। इनमें लाभांश निश्चित होता है और अगर कंपनी डूबी तो पहले इनका पैसा वापस मिलेगा। दूसरी तरफ समता अंश यानी इक्विटी शेयर थोड़ा जोखिम भरे होते हैं। इन्हें मुनाफा सबसे अंत में मिलता है, लेकिन कंपनी के असली मालिक यही होते हैं। इन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता है और अगर कंपनी को बम्पर मुनाफा होता है तो सबसे बड़ा फायदा भी इन्हीं इक्विटी शेयर धारकों की जेब में जाता है। और अब हम इस कॉर्पोरेट जीवन चक्र के अंतिम और सबसे व्यवहारिक चरण में आ गए हैं, अंशों का निर्गमन। कागजों की दुनिया से निकलकर वास्तव में पैसा कंपनी तक कैसे पहुंचता है? यह असल प्रक्रिया 3 क्रमिक चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस जारी करती है जो जनता के लिए खुला निमंत्रण है। इसमें कंपनी की पूरी वित्तीय कुंडली होती है। इसे पढ़कर निवेशक बैंक में आवेदन पत्र जमा करते हैं। अंत में कंपनी उन आवेदनों की जांच करती है और योग्य लोगों को शेयर बांटती है, जिसे अंशों का आवंटन कहते हैं। यह एक तरह से कंपनी और नए मालिकों के बीच आधिकारिक हैंडशेक है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्या कंपनी जितना चाहे उतना पैसा अपनी मर्जी से रख सकती है? बिल्कुल नहीं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का न्यूनतम अभिदान का एक बेहद सख्त नियम है। जितने शेयर जारी किए गए हैं, 120 दिनों के भीतर उसका कम से कम 90% हिस्सा बिक जाना चाहिए। अगर 90% का आंकड़ा नहीं छुआ गया तो पूरी डील रद्द और निवेशकों का एक एक पैसा लौटाना पड़ता है। और बात सिर्फ पैसा लौटाने पर ही खत्म नहीं होती। नियम इतने सख्त हैं कि अगर कंपनी 90% का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई और आवेदन बंद होने के 8 दिनों के भीतर पैसा रिफंड करने में फेल हो गई तो उस पर 15% का भारी भरकम ब्याज जुर्माना लगता है। ये दिखाता है कि आम निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखना व्यवस्था की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी के जन्म से लेकर शेयर आवंटन तक का ये सफर वाकई बहुत शानदार है। लेकिन एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है, क्या हो अगर किसी निवेशक ने शुरुआत में कुछ पैसा दे दिया हो लेकिन बाद की किस्तें चुकाने में वो फेल हो जाए? तो क्या कंपनी उस निवेशक का वो पुराना पैसा हमेशा के लिए जब्त कर लेती है? इसे कॉर्पोरेट भाषा में शेयर फॉर फीचर यानी अंशों का हरण कहते हैं। और इसके पीछे के हैरान करने वाले नियम क्या हैं, ये हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अगले एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे। इस पूरे विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।